दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। आपका 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, चैप्टर नंबर 19 लेकर। और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, कृषि अर्थशास्त्र। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे कृषि अर्थशास्त्र से समझ। दोस्तों ये है चैप्टर आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक ओटी। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 19 है और चैप्टर का नाम आपको बता दिया एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र। उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैंने कोशिश ये की है कि 2 नंबर का जैसा क्वेश्चन होता है वैसे ही मैंने इसमें रखा है। सबसे पहले कृषि अर्थशास्त्र कहते कैसे, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। डेफिनेशन इसकी पता होना चाहिए, परिभाषा कृषि अर्थशास्त्र की हम अच्छी तरीके से समझते हैं। कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है, मतलब कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर की वह शाखा है, एग्रीकल्चर साइंस की वह ब्रांच है जो किसान के विभिन्न साधनों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने का तरीका बताती है ताकि कृषि व्यवसाय में अधिकतम आय प्राप्ति की जा सके। कहने का मतलब कृषि अर्थशास्त्र का मतलब है कि जो किसान के विभिन्न साधन आपकी उसकी भूमि हो सकती है, उसके कार्य करने वाले ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, बाकी वो भी जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वो हो सकते हैं, उनका पारस्परिक संबंधों को नियमित करने का, उनको आपस में जोड़ने का, उनमें आपस में संबंध बिठाने का एक तरीका बताता है। जो भी उसका पैसा है उसको कहाँ लगाना है, उसकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कहाँ यूज और कैसे कैसे करना है ना, ताकि कृषि व्यवसाय में अधिक आय प्राप्ति कर सके। बिल्कुल उसका उद्देश्य क्या होता रहता है कृषि अर्थशास्त्र का, कि उसका उद्देश्य यही है कि आय उसको एग्रीकल्चर से अधिक लेना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने जानी, उसकी डेफिनेशन जो आपको शायद क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं इसके महत्व की, कृषि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। देखो आपको महत्व से डेफिनेशन में भी आपको सहायता मिलती है, इसलिए मैं 2nd नंबर पर उसका महत्व रखा। अच्छा है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 3 पॉइंट्स मैंने लिए, 2 पॉइंट्स जनरली पूछे जाते हैं। तो कृषि अर्थशास्त्र का जो महत्व है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, मेहनत, पूंजी, संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल आपके खेत में या आप एक किसान हैं तो आपको भूमि भी होगी, श्रम यानी मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी यानी पैसा भी चाहिए, तो इनका आपस में उन सभी का संगठन भी चाहिए, है ना। तो आदि का इन सब चीज़ों का क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। 2nd नंबर है, इसके द्वारा कृषि उपज का मूल्य निर्धारण, उसका सिद्धांत, मूल्य निर्धारण सिद्धांत कह सकते हैं, बाजार बैंक तथा व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम तो इसके मूल्य निर्धारण सिद्धांत और बाजार बैंक, जो आपका बैंक है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है वहाँ पे, इन सब चीज़ों मतलब पैसे का टोटल, और आप कह सकते हो जो आपका बिजनेस भी करते हो, व्यापार, आप चीज़ों को मंडियों में बेचते हो आपके अनाज को, तो उन सब चीज़ों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कितना पैसा लगाना है खेती में, कितना लगता है, किस किस चीज़ में ज़्यादा खर्चा है, मतलब इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सरकार की कर नीति जैसे आयकर है आदि का अध्ययन आपका कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। बिल्कुल सरकार की आपकी टैक्स आपकी टैक्स की जो पॉलिसी है वो कैसी है, किस पे कितना टैक्स लगता है, जो भी किसान खरीदता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स हो या आपका फर्टिलाइज़र हो या आपकी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी हैं, उन सभी का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो इसी के अंतर्गत लगाई जाती है। कृषि में जो भी प्रयोग होने वाले जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपके, उन सभी का संबंध बनाकर उनको पारस्परिक ला करके उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कृषि अर्थशास्त्र का एक्चुअल में महत्व क्या है हमारी एग्रीकल्चर्स में, है ना। तो आपको समझ आ गया। बात करते हैं दोस्तों आगे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कृषि अर्थशास्त्र के विशिष्ट लक्षण सीमाएं बताइए, या कृषि अर्थशास्त्र के विशिष्ट लक्षण सीमा। तो हम लक्षण की बात कर रहे हैं। लक्षण जिसमें आपके कृषि अर्थशास्त्र की जो सीमाएं या लक्षण है वो निम्नलिखित हैं, निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले, यह सामाजिक, सामान्य,
एवं वास्तविक कृषकों का ही अध्ययन करता है। बिल्कुल, पहला जो लक्षण है आपके ये सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, सिर्फ उसी का अध्ययन किसी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ज़्यादा जैसे आपका बहुत बड़ा किसान है जिसके अनाप शनाप कह सकते हैं, उसके बिजनेस से संबंधित काम है, तो उनका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं करते। वास्तविक कृषक होना चाहिए जो कृषि में एकदम रुचि रखता हो, उन सब चीज़ों का ही अध्ययन कर सकते हैं। कृषि से ही रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आप कहो कि और भी चीज़ आती है तो और चीज़ इससे रिलेटेड नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक कृषक, उसी का इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरी सीमा है किसानों की केवल आर्थिक क्रियाएं जिन्हें धन से मापा जाता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल, किसानों की केवल आपकी आर्थिक क्रियाएं जो पैसे के द्वारा होती हैं, आर्थिक का मतलब जो पैसे के द्वारा होती हैं, कोई भी क्रियाएं हो आपको, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं और उनको धन से मापा जाता है, पैसे से मापा जाता है ना, वो इसके अंतर्गत आपके आते हैं। तीसरा लक्षण या सीमा है कृषकों की, आपके जो किसान हैं, कृषकों की ऐसी क्रियाएं जिनका धन से संबंध नहीं होता, वो इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, किसानों की कोई भी क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो धन से आपके जिनका धन से संबंध नहीं होता है, धन से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका अंतर्गत इसके अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं, बोल सकते हैं इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी कह सकते हैं। तो कृषि अर्थशास्त्र के जो सीमा है, लक्षण, वो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डाउट सा हो रहा होगा, कहीं नहीं हो पा रहा हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको पता है 7224002628 पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बात करने से पहले आप ध्यान रखें, आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सहकारिता किसे कहते हैं, सहकारिता की परिभाषा लिखिए। ठीक है ना, सहकारिता क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य है जो स्वेच्छापूर्वक संयुक्त होकर अपनी शक्ति, प्रसाधनों अथवा दोनों का उपयोग परस्पर प्रबंध कर निजी लाभ व हानि के लिए करते हैं। बिल्कुल, आपका जो सहकारिता है ना, वो क्या है, उन व्यक्तियों का काम है। इसमें बहुत सारे व्यक्ति, 4-6 लोग हो सकते हैं, वो आपस में मिलकर उस काम को करते हैं जो स्वेच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार संयुक्त होकर, संयुक्त यानी 3, 4, 5, 6 जो भी लोग हैं, कोई काम करते हैं, अपनी शक्ति, उनके पास जो भी पैसा है कह सकते हैं, उस शक्ति को, और प्रसाधनों, उनके पास जो भी साधन है उनके द्वारा, या दोनों को मिला करके उनका उपयोग करते हैं, परस्पर संबंध करते हैं। आपके पास ट्रैक्टर है, उनके पास ट्राली है, उनके पास और सामान है, सबको मिला लीजिए, उनके पास ज़मीन है, उनके पास पैसा है, सब 4-6 लोग हैं मिलकर के उस काम को करते हैं, जिसमें निजी लाभ व हानि के लिए करते हैं ये काम। बिल्कुल, क्योंकि उनका अगर घाटा होगा तो सबको बराबर होगा, अगर उनको लाभ होगा तो सबको बराबर। कहने का मतलब ये है कि सहकारिता जो है ना, वो बहुत सारे लोगों का या 4-6 लोगों का आपस में संयुक्त होकर उन साधनों और शक्ति को मिलाकर काम करने का, वो भी स्वेच्छापूर्वक, इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ठीक है ना, वही आपका क्या है, सहकारिता है। ठीक है ना, सहकारिता का महत्व क्या है दोस्तों, तो सहकारिता व्यक्तियों को आपस में मिलकर कार्य करने की शिक्षा देती है। बिल्कुल, सहकारिता जो है, आपस में जो व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं मिलकर के, तो उन कार्य करने की उनको क्या देती है, शिक्षा देती है कि आप लोग आपस में मिलकर काम करोगे तो उससे आपको प्रॉफिट भी होगा, और आपकी जो सेवा है, कह सकते हैं जन सेवा है, तो वो भी आपकी समाज सेवा है, वो भी एक अच्छे तरीके से हो सकेगी। ठीक है ना, आपने सुना होगा सहकारी समितियां जो बनी होती हैं, सहकारी, है ना, तो उनको फंड भी मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, और खुद का भी वो करती हैं, काम पूरा उनका संयुक्त होता है। अगर किसी काम में लाभ हुआ तो भी वो आपका, जितना 10 लोग हैं तो उनको 10% होगा, 10% मिलेगा, हानि होगी तो भी हम उनको उसी हिसाब से, आपको हानि का जो भी हानि जाएगी सबको बराबर में बांटी जाएगी। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, यह सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होता है। बिल्कुल, सामाजिक जो आपकी व्यवस्था है उसको क्या करता है, ये सहकारिता मजबूत करता है। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों सहकारिता के सिद्धांतों की। सहकारिता के सिद्धांत बताइए, सहकारिता के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सहकारिता के सिद्धांत जो हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। बिल्कुल, इसको इच्छा के अनुसार 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग जो भी मिल करके काम करते हैं, इसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, दबाव नहीं होता है। दूसरा ये है कि सहकारिता संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का समानता का अधिकार प्राप्त होता है। बिल्कुल, सभी को, जैसे 6 लोग हैं, 6 लोगों का आपकी जो कमेटी है, जो समिति बनी है, सहकारी समिति जिसको बोला जाता है, तो उसमें समानता का अधिकार है, अधिकार सभी को बराबर है, और समानता का, ऐसा नहीं आप भेदभाव वहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तीसरा है सहकारिता में सबकी भलाई के लिए कार्य किया जाता है। बिल्कुल, सहकारिता का मतलब ये होता है कि जो भी उसमें काम किया जा रहा है उसमें होगा कि जो भी व्यक्ति उसमें जुड़ रहे हैं तो और भी लोगों की भलाई के लिए वो काम किया जाता है। ठीक है ना, चाहे प्रॉफिट से मतलब समझ ली या सेवा से मतलब आप समझ लीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि भलाई के लिए काम किया जाता है। चौथा पॉइंट पूरा क्लियर कर देता है कि सहकारिता का जो उद्देश्य है वो ये है, लाभ प्राप्त करना बिल्कुल नहीं है बल्कि सेवा करना है। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट जो कहता है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि सहकारिता का उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल नहीं है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है सेवा करना, कि जिससे बाकी जो व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा हो सके, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हों या आपके समाज से रिलेटेड व्यक्ति हों, तो उनका क्या हो सके, सेवा हो सके और समाज की जो कह सकते हैं सेवा की जाती है इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया हो कि सहकारिता के सिद्धांत कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन मैं वही आपको इसमें लेता हूं जो क्वेश्चन एक या दो बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले गए। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया हो सहकारिता के सिद्धांत। बात करते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान बैंक साख पत्र, पूरा नाम है किसान बैंक साख पत्र एवं फसल ऋण की परिभाषा लिखी। अच्छे क्वेश्चन है दोनों, एक ही क्वेश्चन में मैंने इनको परोया है, तो दोनों को आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि किसान बैंक साख पत्र क्या होता है एवं फसल ऋण क्या होता है। सबसे पहले किसान बैंक साख पत्र की बात करते हैं दोस्तों। यह नाबार्ड ने किसान बैंक साख पत्र योजना बनाई है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है किसानों की उत्पादक ऋण संबंधी आवश्यकता हेतु ऋण उपलब्ध कराना। उन किसानों की जो भी उत्पादक ऋण संबंधी, जो भी आपकी उत्पादक फसलें से संबंधित मान लीजिए, या जो भी उत्पादक ऋण संबंधी आवश्यकता पड़ती है, किसानों को ऋण की तो आवश्यकता पड़ती है, अच्छी तरह जानते हो, तो उनको चलाने के लिए नाबार्ड क्या है दोस्तों, नाबार्ड एक बैंक है जो कि जितनी भी बैंक हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना, कृषि का सबसे बड़ा बैंक होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है ना, ध्यान रखना। तो ये आपका ऋण उपलब्ध कराता है। किसान बैंक साख पत्र एक योजना है, ध्यान रखना, इसको नाबार्ड ने स्टार्ट किया है। दूसरा है फसल ऋण। तो फसल ऋण क्या है समझ लीजिए, यह सहकारी बैंक द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है दोस्तों जिसके द्वारा फसल के एवज ऋण लिया जाता है तथा फसल तैयार हो जाए उसे बाजार में बेच दें, देन आफ्टर उनका ऋण चुका देना। बस इतनी सी बात है। फसल ऋण क्या है कि फसल बोने से पहले इस ऋण को लिया जाता है, और किस लिए वो जाता है कि फसल अच्छी तरीके से उसमें फर्टिलाइजर दे सके, किसान खाद को अच्छी तरह दे सके, उसमें पेस्टिसाइड मतलब कीट और एवं रोगों को उनसे फसल को बचा सके। तो इन सब के लिए किसान क्या करता है, ऋण लेता है, और जब फसल आ जाती है तो उसको बेच करके उस ऋण को चुका देता है। ठीक है ना, इसी को फसल ऋण कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि फसल ऋण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी तो क्वेश्चन इसमें और भी बाकी हैं, लेकिन आज की वीडियो में इतने ही। कल और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर आऊंगा, बाकी इसके जो ओटी हैं वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्रोटेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।